नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। पढ़ते हैं जरा। इफ वेक्टर p q एंड r have magnitudes 5, 12 and 13 unit and p plus q is equal to r, the angle between q and r is, q और r के बीच का आपको एंगल बताना है, क्या हो जाएगा? ट्राई करिए। तो अगेन हमें डायग्राम ही बनाना है यहां पर पहले, तभी हम समझ पाएंगे। जैसे p q एंड r, ये तीन वेक्टर्स दिए गए हैं और इनके मैग्नीट्यूड भी इसी के नीचे लिख देते हैं। ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। ठीक है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। तो यहां पर ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए और साथ में ये वाली कंडीशन भी। तो अगर आप इसे देख रहे हैं तो आपको पता चल गया कि कैसा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल। क्योंकि हमें यहां से पता चल गया कि 13 स्क्वायर जो है वो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के बराबर है। और जब ऐसे होता है तो इसका मतलब यहाँ पर 5 का मतलब P है और ये है Q, तो इसका मतलब ये दोनों जो आपस में होंगे P परपेंडिकुलर टू Q हो जाएगा। ठीक है, P Q के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट हमें पता चल गया और साथ में हमें पता है P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर भी यहां पर रहेगा। तो आपको ये दोनों चीजें दिमाग में रखते हुए डायग्राम बनाना है। तो जैसे हम यहाँ पर P और Q को परपेंडिकुलर ऐसे यहाँ पर दिखा दें, कैसे भी आप दिखा दो। जैसे इसको हमने P दिखा दिया, ये हो गया यहाँ पर Q, तो इसका मतलब ये यहाँ पर R हो जाएगा। अब P और Q को आपको परपेंडिकुलर भी दिखाना था तो परपेंडिकुलर भी दिखा दिया। यहाँ पर हमें यहाँ पर P प्लस क्यू R रखना है, तो जैसे अगर हम ये P कह दें वेक्टर है तो ये वेक्टर फिर क्या हो जाएगा, Q वेक्टर हो जाएगा। तो इसमें ऐसे हमें दिखाना रहेगा। तो फिर R वेक्टर क्या हो जाएगा, यहां से हम चले थे ना, तो इनिशियल टू फाइनल, तो ये जो वेक्टर यहां पर बनेगा ये R वेक्टर हो जाएगा, ये वाला। अब आप देखो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं कि यहां पर P और Q दोनों परपेंडिकुलर भी हैं और P प्लस क्यू इज इक्वल टू R है। डायग्राम चाहे जैसे बना दो, P ऐसे बना दो, चाहे आप P ऐसे बना देते, Q ऐसे बना देते, R ऐसे बना देते, तो कैसे भी बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको यहाँ पर जो बताना है इसमें वो Q और R के बीच का एंगल, Q और R के बीच का एंगल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, P जो है वो कितना है 5, Q है 12 और R है यहाँ पर 30। ठीक है, तो आपको Q और R के बीच का एंगल बताना है। तो आप देखो जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें हमने इसको आगे बढ़ाया था फिर इधर का एंगल लिया था, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि Q और R दोनों का हेड मिल रहा है, तो या तो टेल टू टेल या हेड टू हेड होना चाहिए। तो यहाँ हेड टू हेड है, तो डायरेक्ट ये वाला एंगल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दिस इज एंगल बिटवीन Q एंड R, इसको हमने मान लिया थीटा। अब आपको यहाँ देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ साइन लिखें, कॉस लिखें, टैन लिखें, क्या लिखें, वो डिपेंड करता है ऑप्शंस पर। जैसे ऑप्शंस में अगर आप देखो तो सब में क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस के फॉर्म में इसको लिखेंगे। साइन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता था, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 30। तो यहां से थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 12 डिवाइडेड बाई 30। ठीक, तो ये आ जाएगा यहां पर फोर्थ ऑप्शन। अगर इसमें हम लोग साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 13। तो 5 बाई 13 वो भी आंसर सही होता, वहां से लिखते थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 बाई 13। ऐसे tan थीटा लिखना होता तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 बाई 12 लिखते हैं हम लोग, वो भी सही होता। तो ऐसे भी उल्टा भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। पता लगा एक में साइन दे दिया, एक में कॉस दे दिया, एक में टेन दे दिया, एक में सेक दे दिया, कॉसेक दे दिया, कुछ भी ऐसे लिख दिया, या कॉस का ही दूसरा फॉर्म लिख दिया, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर या ऑल ऑफ एबव लिखा जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि बस एक देख लिया और यहाँ पर आपने टिक कर दिया। अगर वहां पर ऑल ऑफ एबव है तो एक पता लगा साइन के टर्म में दिया, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, और हो सकता है वो तीनों ही सही हो। तो ऑल में तीनों ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ेंगे। तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉस के फॉर्म में ही इसलिए लिखा गया क्योंकि कॉस के फॉर्म में ही आपको सारे ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो क्लियर हो गया। जैसे ये क्वेश्चन हुआ, इसके पहले वाला क्वेश्चन हुआ, इन क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि कोई बहुत कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट आप डायग्राम बना रहे हैं और वहां पर आपको आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थ्री फोर्सेस 9, 12 एंड 15 न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। तीन फोर्स हैं, एक 9 न्यूटन का है और एक 12 न्यूटन का है और एक है 15 न्यूटन का, और तीनों यहां पर कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में। फाइंड एंगल बिटवीन 12 एंड 15 न्यूटन। आपको 12 और 15 के बीच का एंगल बताना है, क्या होगा, ट्राई करें। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। कुछ लोगों का फर्स्ट आ रहा है, कुछ लोगों का सेकंड आ रहा है, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी करके देख लें, क्या पता उनका थर्ड आ जाए। ट्राई करो जल्दी से। सीखना है तो कुछ भी करो, गलत करो सही करो, बट करना है तुम्हें। सेकंड, चलिए अभी डिसाइड हो जाएगा फर्स्ट में सेकंड में कौन सा सही। डायग्राम बनाना है तुम्हें, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, एंगल बताना है 12 एंड 15 के बीच। तो हमने आपको एक पॉइंट बता दिया था पहले कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होगी तो आपको देगा नहीं, वो डेटा से समझ जाएंगे। 9, 12 एंड 15 आपको हमने ट्रिग्नोमेट्री में बता दिया था, क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ये यहाँ पर। और इसमें आपको दिख रहा है कि 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये 169 हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, 15 स्क्वायर, सॉरी ये 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 225 होगा ना। 9 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 51 और 12 का स्क्वायर 144, ऐड कर देंगे तो 225 आ जाएगा। वैसे ही समझ लो आप 3, 4, 5 का रेशियो है, तो ऐसा होगा तो फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो यहाँ पर 9 न्यूटन और जो 12 न्यूटन है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब आपको ये दोनों परपेंडिकुलर दिखाने, लेकिन आपको यहां पर एक कंडीशन दी गई कि ये कैसे हैं, इक्विलिब्रियम होने का मतलब इसका नेट यानी कि रिजल्टेंट क्या होगा, और रिजल्टेंट 0 होने के लिए हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन वेक्टर सारे लेंगे एक ऑर्डर में। आपको बताया गया था ना, सेम ऑर्डर में लेते हैं तो इनिशियल फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करते हैं और रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपको कंडीशन सब याद रखनी होगी। यही चीज होता है रिवीजन, जब आप बार बार करते हैं ना तो अपने आप तुरंत दिमाग पहुंचेगा। जैसे इक्विलिब्रियम आया तो आपने अगर 4-5 बार उसको देख रखा है तो तुरंत वहां दिमाग पहुंचेगा इक्विलिब्रियम में कहां पर बताया गया था, तुरंत समझ में आएगा कि अगर तीन फोर्सेस को हमें इक्विलिब्रियम में दिया गया है तो वो ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं। 4 होते तो हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम कुछ भी हम बना सकते हैं, वो डिपेंड करेगा उसका डेटा पर, लेकिन वो 4 साइड वाला बनेगा। लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट करेंगे कौन साइड, तो बार बार रिवीजन करने से वो चीजें अपने आप क्लिक करेंगी आपके दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, साथ में हमें ऑर्डर सेम रखना है। तो अब आप कैसे भी ड्रॉ कर लो, हमें तो पता है 9 और 12 को हमें रखना है यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो जैसे ये मान लिया 9 बना दिया, 9 न्यूटन हो गया, ये हो गया यहाँ पर 12 न्यूटन, तो ये बन जाएगा 15 न्यूटन। ठीक, डायग्राम कैसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको करना क्या है, एक सीक्वेंस में लेना है। जैसे अगर 9 न्यूटन आपने ऐसे लिया तो 12 न्यूटन ऐसे लेना पड़ेगा और 15 न्यूटन ऐसे लेना पड़ेगा। जैसे आपने मान लिया 12 बनाया, 15 बनाना है, तो कहीं से भी आप स्टार्टिंग मान लो। जैसे मान लिया आपने ये स्टार्टिंग मान लिया, ठीक है, या ये स्टार्टिंग मान लो, ये मान लो, ये कहीं भी मान लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अगर हम इसे स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हैं, इनिशियल पॉइंट, तो घूमकर वापस यहीं पर आ गए ना फाइनल पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सभी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो इक्विलिब्रियम का मतलब रिजल्टेंट 0। ये जो इक्विलिब्रियम लिखा गया है इसका मतलब क्या है कि जो एफ नेट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो आपको हमने पूरा लिखवा दिया था ना वहां पर कि अगर 3 या 4 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं और उसका रिजल्टेंट यहाँ पर 0 है तो उसे हम एक ऑर्डर में लेकर वहां पर एक ट्रायंगल या स्क्वायर या कैसे भी उसी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया, तक देख लिया था, डायग्राम बन गया, और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर गए। तो अब आपको यहाँ पर एंगल बताना है 12 और 15 न्यूटन के बीच का। तो आप यहाँ पर देखो, ये वाला जो एंगल यहाँ पर रहेगा, तो ये 3, 4, 5 का रेशियो ना, आपको ये चीज बताई थी हमने, 3, 4 एंड 5, ये 3 है, ये 4 है और ये 5, तो 3 और 5 के बीच का एंगल 53 और 4 और 5 के बीच का 37 डिग्री होता है एंगल, ये हमें पता हुआ। तो 4 और 5 यानी कि अगर हम 4 के करस्पॉन्डिंग देखें तो 12 आएगा, 5 के करस्पॉन्डिंग 15। आपको हमने बताया था ना 3 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं,
अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 9 आएगा, ये क्या आ जाएगा 12 आएगा, और ये क्या आएगा 15। यानी कि 12 और 15 के बीच का एंगल क्या होगा 37 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल यहां पर हो जाएगा 37 डिग्री। अब कई लोगों ने यहां पर ऑप्शन बताया था फर्स्ट, कई लोगों ने बताया था सेकंड। बताओ क्या फर्स्ट ऑप्शन सही हो सकता है? नहीं हो, क्योंकि एक का हेड और दूसरे का टेल है, तो फिर हेड और टेल के बीच का एंगल थोड़े लेते हैं, या तो हेड टू हेड या टेल टू टेल। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप यहां पर क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और देन ये इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये इस डायरेक्शन को। तो इन दोनों डायरेक्शंस के बीच का ये एंगल जो होगा, ये होगा एंगल बिटवीन 12 एंड 15। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 37, दैट इज 143 डिग्री। और इसको हम लोग कहेंगे यहां पर एंगल बिटवीन ए एंड ये 12 एंड 15। ट्वेल्व न्यूटन एंड 15 न्यूटन। देखो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था खास, बस आपको यहां पर ये चीज याद रखनी थी, पीछे से आपको ध्यान देना था कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ट्रायंगल कैसा बनेगा। तो ट्रायंगल कैसा बनेगा वो इक्विलिब्रियम ने बता दिया कि वो एक क्लोज्ड ट्रायंगल टाइप का बनेगा, क्लोज्ड पॉलीगन टाइप का, और इस तरीके से दिखाना था। फिर जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वाली जो डेफिनेशन होती है उसका हमें यूज करना था कि दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो होगा हेड टू हेड या टेल टू टेल, स्मॉलर एंगल। तो यहां पर हेड टू टेल था 37, तो हमने इसको आगे बढ़ाया और ये वाला एंगल निकाल लिया 143 डिग्री। ठीक है, नोट कर लिया आपने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या आएगा? सेकेंड, two forces have equal magnitude and their resultant also have same magnitude, find the angle between the forces। दो फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल दिया गया है, ठीक है, हैव इक्वल, टू फोर्सेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड एंड देयर रिजल्टेंट आल्सो हैव सेम मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। तो इसे दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक मेथड तो सिंपल है, जो हम लोग यहाँ पर फार्मूला होता है उससे लिख सकते हैं इसे। कैसे? जैसे अज्यूम कर लिया, लेट जो दो फोर्सेस हैं F1 और F2 मान लिया, तो उनका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि F1 F2 को हमने x मान लिया, एंड रिजल्टेंट भी उतना ही है, एंड जो उसका रिजल्टेंट R है वो भी क्या है, सेम मैग्नीट्यूड का। तो सबको हमने इक्वल कर दिया, दोनों के बीच का एंगल बताना है। हमारे पास फार्मूला है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। अब हमने यहाँ रूट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमने इधर स्क्वायर कर दिया, और ये वाला फॉर्मूला इसलिए लिखा है, रूट लगाते तो अगले स्टेप में आपको स्क्वायर करना ही पड़ता, सीधे लिख दो, ऐसे दोनों तरह से हम यूज करेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। यहां पर एक एक्स स्क्वायर यहां पर कैंसिल आप कर दो, एक कैंसिल हो गया, बाकी ये इधर आ जाएगा। तो या तो आप इसको इधर लेकर आओ, तो 2x स्क्वायर कॉस थीटा माइनस में, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर यहां पर एक्स स्क्वायर आप कैंसिल कर दो, ये तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब आगे आपको लिखना है थीटा। अब थीटा के लिए या तो आपको पता होना चाहिए कि थीटा यहाँ पर क्या होगा, तो आपको पूरा टेबल तो बनवा दिया गया था, बता दिया गया था कि आप आगे का याद रखो। लेकिन कई बार ये होता है कि हम आगे की चीजें याद नहीं रख पाते हैं, तो उसके लिए तरीका तो बता दिया गया था, लेकिन एक और भी मेथड है जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे मान लिया आपको नहीं याद, आगे क्या था, कॉस थीटा की वैल्यू -1/2, यहाँ जाकर आप गए फंस। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये जो माइनस कॉस थीटा है इसको हम इधर लेकर आए, मतलब इसे हम लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन इधर लाए, ये हो गया 1/2। माइनस कॉस थीटा जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। 180 माइनस थीटा जो है माइनस पाई है, 180 है तो कॉस ही रहेगा,
और पाई माइनस यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, तो वो हो जाएगा यहाँ पर माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ पर पाई लिखें या 1 डिग्री में है तो आप चाहें तो पाई की जगह हटाकर 180 लिख दो, कॉस 180 माइनस थीटा। अब आप ऐसे सोचो कि कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 लिखी गई, कॉस थीटा ही तो है 1/2, तो अगर कॉस थीटा 1/2 है तो 1/2 होता है 60 डिग्री की वैल्यू, कॉस 60 होता ना 1/2, तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू 1/2 है तो इसका मतलब जो 180 माइनस थीटा होगा वो 60 डिग्री होगा। अगर 180 माइनस यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख दो तो कॉस 60 क्या होता है 1/2, और यहां से हमें थीटा पता चल गया 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, तो अब आप सोचो कि आपने इतना करके निकाल तो लिया, लेकिन अगर आपको वो टेबल याद है तो बिना कुछ किए ही तुरंत समझ में आ जाता है कि cos थीटा अगर -1/2 है तो थीटा कितना 120 डिग्री, यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, नोट करेंगे। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को बिना कोई कैलकुलेशन के, जितना कैलकुलेशन किया गया है, बिना किसी कैलकुलेशन के इस क्वेश्चन को हम सीधे डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। तो कैसे आप डायग्राम से कैलकुलेट करेंगे, आप देखो यहाँ पर हम लोगों ने रोम्बस पढ़ा था, ठीक है, याद है ना। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं और साथ ही साथ जो कॉर्नर के एंगल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। उसी में एक साइड में एक और स्पेशल कंडीशन बताई गई थी जिसमें एंगल बताया गया था 60 डिग्री और 120 डिग्री। तो आप यहां पर देखो कि अगर 120 हम बनाते हैं एंगल, तो उसमें एक प्रॉपर्टी बताई गई थी, अगर हमने ऐसे रोम्बस बना दिया तो इसमें ये वाला जो यहां पर है साइड, अगर इसको हम x मान लें, इसको भी x मान लें, और इस एंगल को 120 डिग्री मान लें, ठीक है, तो फिर ये वाली जो साइड है वो भी तो x हो जाएगी। याद है ना कि अगर ये तीनों साइड हम देखें यहां पर तो तीनों ही क्या हो जाएंगी x के बराबर, अगर ये 120 डिग्री। तो आप यहां पर ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अगर हम एक इसे मान लें ये फोर्स है, दैट इज F1, इसे हमने कह दिया ये F1 है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया x, ये फोर्स हम मान लें यहां पर, ये फोर्स हमने मान लिया यहां पर F2, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया x, तो ये रिजल्टेंट ही तो हो जाएगा। पैरेललोग्राम मेथड से एक ही पॉइंट से अगर दो फोर्सेस यहां पर है तो उसी पॉइंट से जो डायगोनल होगा वो r क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो होगा। तो आप देखो इसने यही तो कहा था, टू फोर्सेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड देयर रिजल्टेंट आल्सो हैव द सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर यहां पर दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है और रिजल्टेंट का भी वही सेम मैग्नीट्यूड है, तो फिर क्या होगा, ये वाला एंगल, ऐसी पॉसिबिलिटी तभी होगी जब एंगल क्या हो 120, यानी कि जो यहां पर थीटा की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 120 डिग्री। कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ा, लेकिन ये हमने इसलिए बताया क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड केस है। ठीक है, इस केस में क्या है कि आपका जब ये एंगल 120 या ये सिचुएशन होगी तभी आप ऐसे आंसर निकाल पाएंगे। अब मान लिया उसने x यहां पर कह दिया, रिजल्टेंट x नहीं, रिजल्टेंट 2x है, तब ये मेथड थोड़े लगेगा, तब ये मेथड आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो या तो x की कंडीशन हो या √3x की कंडीशन हो। आपको बताया गया था ना, इसका जो दूसरा वाला डायगोनल है वो कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स x। तो अगर इसका रिजल्टेंट वो √3 टाइम्स x देता तो हम क्या करते, एक वेक्टर इसे मानते और एक वेक्टर इसे और ये डायगोनल ले लेते, तब एंगल कितना आता 60 डिग्री। तो अगर आपको डायग्राम से समझ में आ जा रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो हमने आपको बता तो दिया ही, और ये मेथड सब कहीं काम करेगा। इजी होने के लिए वो बता दिया गया कि बाई चांस ऐसे अगर आ गया क्वेश्चन तो आप तुरंत उसको कर सकते हैं, कब, जबकि या तो x हो या √3x हो। लेकिन अगर कुछ भी उसने दे दिया, जैसे यहाँ 2x दे दिया या कुछ और दे दिया उसने वैल्यू, 3x दे दिया, 5x दे दिया, तब आप वो सब कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे, तब आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए, नोट कर लेंगे।
ये तो आपने कर ही लिया, ये वाला भी साइड में लिख लेंगे। ये ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q इज R। उसने क्या कहा, जो P और Q है उसका रिजल्टेंट क्या है, R। तो इतने से हमें अभी डायग्राम के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही कि कैसा डायग्राम बनेगा। तो आप इतने से समझो कि अगर उसने P और Q का रिजल्टेंट R दिया है तो हमारे दिमाग पे यही चीज जनरेट हो जाती है कि भाई ऐसे कहीं P होगा, ये Q हो जाएगा और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो R के बराबर हो जाएगा इससे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे दिमाग में डायग्राम जनरेट होगा कि P प्लस Q इज इक्वल टू R। फिर उसने क्या कहा, इफ Q इज डबल्ड, अगर Q को डबल कर दिया जाए, तो डबल करने का मतलब क्या है कि उसके मैग्नीट्यूड को ही तो डबल करोगे, डायरेक्शन तो वही रहेगी। डायरेक्शन में तो कुछ डबल ट्रिपल होता नहीं है, डायरेक्शन टू डायरेक्शन होती है। अब जैसे ईस्ट डायरेक्शन है तो ईस्ट रहेगी वो, ठीक है। उसमें चाहे वेक्टर आप x बनाओ, चाहे 2x बनाओ, चाहे 5x बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आप अगर Q को डबल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसी को तो आगे डबल बढ़ा देंगे, ऐसे जितना था उसका डबल कर दिया, मतलब Q में Q को और ऐड कर दिया तो 2 गुना बन गया वो। अब आप देखो यहां पर, इफ Q इज डबल्ड देन द न्यू रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू P। न्यू रिजल्टेंट, उसने कहा कि जब आपने Q को डबल कर दिया तो जो रिजल्टेंट है वो क्या हो गया, P के परपेंडिकुलर हो गया। यानी कि आपने इसको ऐसे बढ़ाया और रिजल्टेंट P के परपेंडिकुलर आ गया। क्या कुछ ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स इधर हैं तो रिजल्टेंट इधर आ ही नहीं सकता। रिजल्टेंट जहां है वो उसी डायरेक्शन में यहां पर बढ़ सकता है, थोड़ा इधर खिसक सकता है, थोड़ा इधर खिसक सकता है, लेकिन रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स के साइड में नहीं जा सकता कि ये P है ये Q है और ये रिजल्टेंट हो गया उसका। ऐसा होगा? नहीं होगा। यानी कि जो हमारे दिमाग में ये पहले डायग्राम चल रहा था ये तो पॉसिबल है नहीं। अब हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर रिजल्टेंट किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जा रहा है तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 याद आया ना, कि उसमें आपको बताया गया था कि अगर रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर आपको बनाना है रिजल्टेंट, तो फिर दूसरा वेक्टर आपको इधर बनाना पड़ेगा, यानी कि जो एंगल होगा वो थीटा ग्रेटर देन 90 का रखना पड़ेगा। 90 से बड़ा ही एंगल बनेगा तभी ये सिचुएशन पॉसिबल है। यानी कि जो हमने स्टार्टिंग का सेंटेंस पढ़ा था उतने से हमें समझ में नहीं आना था कि रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज R, तो हम कैसे भी समझ सकते हैं। तो यहां पर हम ऐसे भी समझ सकते थे, और P और Q, एक को हमने P माना और एक को Q, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इसको हम R ले सकते हैं, ठीक है। तो P और Q का रिजल्टेंट R है तो हमारे दिमाग में ये डायग्राम भी आ सकता था, हमारे दिमाग में ये डायग्राम भी आ सकता था। इसमें अंतर क्या है, इसमें थीटा लेस देन 90 है और इसमें थीटा ग्रेटर देन 90। तो आप खुद अब सोचो कि अगर उसने कहा Q को डबल करने पर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हो जा रहा है P के, तो पहला वाला आएगा या दूसरा डायग्राम? दूसरा। इसमें ये चीज आप नहीं बना सकते हैं डबल वाली, ठीक है। इसमें डबल आप करेंगे तो ये रिजल्टेंट इधर कहां बना देंगे, यानी कि ये पॉसिबिलिटी हमारे सामने गलत है। यही पॉसिबिलिटी इसमें अगर आप इसको डबल करोगे तो डबल करने से रिजल्टेंट ऐसे परपेंडिकुलर बन जाएगा। यहां पर क्लियर हो गया ना? तो समझ में आ गया कि पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें क्लियर हुआ कि हम इस तरह का डायग्राम यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसको सही से बना देते हैं। पहले 1 मिनट देख लो फिर आप बनाना, ठीक। जैसे आप यहां पर देखो कि डायग्राम, चूंकि 2 डायग्राम इसी में बनने हैं इसलिए मैंने ऐसे पहले बना दिया, ये परपेंडिकुलर वाली कंडीशन पहले बना दी। लेकिन आप देखो इसे हम 2 पार्ट में करेंगे यहां पर, और इतना पार्ट हम मानेंगे Q,
और इस पार्ट को हम मानेंगे P, और देन यहां पर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और ये P और Q का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट यहां पर दिखा देंगे R के बराबर। ये पहले वाला रिजल्टेंट हो गया, यानी कि P और Q के बीच का रिजल्टेंट क्या हो गया, R। अब उसने क्या कहा कि Q को किया गया डबल, तो जब आपने Q को डबल कर दिया तो Q पहुंच गया यहां तक, यानी कि Q था पहले से और Q उसमें और ऐड कर दिया गया, ठीक है, Q वेक्टर लगा देते, उन्हीं का मैग्नीट्यूड भी वैसे हम दिखा देंगे P और Q से। तो ये यहां पर ऐसे हो गई कंडीशन। तब उसने कहा कि जो इसका रिजल्टेंट है वो P के हो गया परपेंडिकुलर, तो अब जो रिजल्टेंट है वो ये बन गया ना R डैश, इसको हमने R डैश मान लिया, और ये P के क्या आ गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको यहां पर बताना है R की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये वाला जो R है ये आपको कैलकुलेट करना है P और Q के टर्म में। क्लियर हो गई बात? तो अब पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि P और Q का रिजल्टेंट R था, जब हमने Q को डबल किया तो रिजल्टेंट बन गया P के परपेंडिकुलर, और डायग्राम इस तरह से क्यों बना ये आपको पहले समझा दिया गया। अब आप खुद सोचो कि अगर आपको R का रिजल्टेंट चाहिए, R का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, R की मतलब R की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट की वैल्यू रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ये वाला एंगल चाहिए ना, ये वाला आपको एंगल चाहिए, यहां पर ये एंगल क्या बनेगा, थीटा, ठीक है। तो हमारी समस्या यहां पर यह है कि इस पूरे ऑप्शंस में अगर हम देखें तो कहीं पर भी थीटा नहीं है, यानी कि हमें P और Q तो मिल जाएगा, P और Q, लेकिन जो R रखेंगे फार्मूला रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, उसमें कॉस थीटा की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। कॉस थीटा कहां से आप निकाल सकते हैं, कॉस थीटा आप निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच का एंगल, ये जो राइट एंगल वाली कंडीशन। अब आप याद करिए क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमने थीटा ही तो निकलवाया था, तो आप वैसे निकाल सकते हैं। इसका एक और भी बहुत आसान तरीका है, लेकिन होता क्या है कि कई बार आसान आसान बताने के चक्कर में वो ज्यादा कठिन हो जाता है, तो हम अभी अलग से आपको बता देंगे कि बहुत आसानी से भी निकाल सकते थे, लेकिन पहले हमने जो मेथड आपको सिखा रखा उसी मेथड से बता देते हैं, तो वो हम बाद में आपको समझा देंगे। तो हम लोगों ने वहां क्या किया था कि हम यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं, जैसे इसका कुछ नाम डाल दे रहे हैं तो आपके लिए आसान रहेगा थोड़ा, AB, यहाँ पर OA, इसको हमने कह दिया BCD और E, ऐसे हमने नाम डाल दिए। तो हम यहाँ पर जो एंगल निकालेंगे वो बड़े ट्रायंगल से निकालेंगे, परपेंडिकुलर वाले में चूंकि हमें पता है ना अल्फा की वैल्यू 90, तो हम यहाँ ट्रायंगल ले रहे हैं, ये पैरेललोग्राम ले रहे हैं OACD, ठीक है, ये हम ले रहे हैं यहाँ पर पैरेललोग्राम OACD। तो इसमें अगर आप देखो तो tan 90 इज इक्वल टू वही tan अल्फा, तो आपको क्या बताया गया था, जिधर से एंगल उसे एक बार, तो हम ये वाला एंगल जो 90 है वो ले रहे हैं P से, तो P को रखेंगे यहाँ एक बार हम, और जो बचा, बचा क्या, क्या बचा, 2Q बचेगा ना, कि Q 2Q, क्योंकि ये जो बड़ा वाला पैरेललोग्राम है इसमें ये वैल्यू क्या है 2Q, तो हम रखेंगे ऊपर 2Q साइन थीटा और नीचे रखेंगे 2Q। अब देखो क्वेश्चन तो यहां तक आपने समझ लिया, तो आगे सॉल्व मतलब क्वेश्चन में कुछ अब बचा नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन बचा। यहां से हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए था, क्यों हम ये कर रहे हैं, कॉस थीटा निकालने के लिए, क्योंकि आर में हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा, क्योंकि आर की वैल्यू क्या होगी, रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा, तो 2PQ कॉस थीटा, तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा निकालने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर tan 90 की वैल्यू हो जाएगी 1/0, इनफाइनाइट होता है ना, तो 1/0, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2Q साइन थीटा और नीचे हो जाएगा P प्लस 2Q कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P प्लस 2Q कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस P डिवाइडेड बाई, P इधर ले जाएंगे माइनस P, 2Q नीचे ले आएंगे। अब आप यहां पर R की वैल्यू लिखेंगे रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, सारी वैल्यूज डाल दो, सॉल्व कर लो। कॉस थीटा की वैल्यू माइनस P डिवाइडेड बाई 2Q, ठीक है। तो यहां से आप देखो जरा कि एक तो ये 2
और Q यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस पी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अगेन पी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से पी स्क्वायर और पी स्क्वायर कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। रिजल्टेंट की वैल्यू क्यू के बराबर होगी। यहाँ पे, हाँ तो यही तो मैं पूछ रहा था, यहाँ पे नहीं, यहाँ क्यों हो जाएगा 2? ये जो r की वैल्यू निकालो, r डैश थोड़े निकाल रहे हो आप, क्या निकाल रहे थे? तो यही भूल गए कि क्या निकाल रहे थे, r निकालना था ना हमें, r डैश नहीं निकालना था। ठीक है, r निकालना था, तो ये जो हमने यहाँ पर किया है वो इस ट्रायंगल से किया, ओ ए बी, मैं बार बार ट्रायंगल बोल दे रहा हूँ, पैरेललोग्राम, ओ ए बी ई, इस पैरेललोग्राम से हमने किया है ना। तो हमें r निकाल, देखो इस पर क्वेश्चन मार्क मैंने बनाया था ना r पर, तो अगर इसमें क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर होगा। ठीक है, नोट कर लिया ना। तो यहाँ पर जो डायग्राम है वो एक बार हम बता दे रहे हैं, बाकी डायग्राम एक बार बन गया तो आगे तो कुछ था नहीं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 में हमने सीखा था, वैसे हमने कॉस थीटा निकाला, और जो ये है ये तो हमारा फार्मूले होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बस वहां पर हमें कॉस थीटा की वैल्यू रखनी थी। प्रॉब्लम ये थी कि जैसे आप सोचेंगे कैसे, आपने यहाँ देखा क्या लिखा हुआ है, द रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू, और आर क्या है, रिजल्टेंट किसका, पी और क्यू का। मतलब हमारा फोकस यहाँ पर था कि हमें आर की वैल्यू निकालनी। तो सोचेंगे कैसे, थिंक कैसे करेंगे, आर की वैल्यू निकालनी, तो आर की वैल्यू निकाला गया है पी और क्यू के टर्म में। किसी में देखो क्यू है, किसी में खाली यहाँ पर जो है पी और क्यू है, दोनों ही है। तो आपको यहां से थिंक करना था कि हमें करना क्या है, आर की वैल्यू चाहिए। अब आर की वैल्यू के लिए हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला है, लेकिन सवाल ये उठता था कि इसमें ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम डायग्राम बनाए, तो डायग्राम में उसने कहा कि अगर क्यू को डबल कर देते हैं तो रिजल्टेंट उसका पी के परपेंडिकुलर हो जाता है। रिजल्टेंट कैसे हो जाता है, पी के परपेंडिकुलर। तो आपको पीछे क्वेश्चन में बताया जा चुका कि अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है तो हम तुरंत समझ जाए, जब भी किसी भी क्वेश्चन में रिजल्टेंट अगर परपेंडिकुलर दे दिया गया किसी वेक्टर के, तो एंगल उनके बीच का 90 से ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि 90 से फिर कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिजल्टेंट और इसके बीच का ही एंगल वेक्टर के बीच का 90 है, तो दूसरा वेक्टर इधर ही जाएगा, यानी कि 90 से ज्यादा होगा। तो देखा जाए तो इसमें दो कंडीशंस थी, हमने एक ही डायग्राम में आपको समझा दिया है यहाँ पर, लेकिन दो कंडीशंस यहाँ पर थी कि एक कंडीशन यहाँ पर, क्योंकि एक से ही समझना पड़ेगा इस चीज को, ज्यादा बेटर रहेगा कि पहले हमने P दिखाया, Q दिखाया, और इनका जो रिजल्टेंट है वो हमने दिखा दिया, फिर Q को डबल किया, तो जब इसको डबल करेंगे तब जो रिजल्टेंट है वो ऐसे चला गया, तो ये पैरेललोग्राम एक बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर R डैश जो रिजल्टेंट है वो बाद वाला है जो कि P के परपेंडिकुलर है, तो इसका ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा ना। तो अगर हम इस बड़े वाले पैरेललोग्राम को देखें तो हम वहां से लिख सकते हैं tan 90 इज इक्वल टू, यहाँ पर P एक बार रहेगा और ये क्या है 2Q, तो 2Q sin थीटा पान 2Q cos थीटा, यहाँ से हमने cos थीटा निकाल लिया, एंड देन cos थीटा की वैल्यू इसमें उठाकर रख दी बस। अब जैसे हम अभी आपको बता रहे थे कि cos थीटा इतना करने की बजाय एक और भी आसान तरीका उससे भी निकाल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर ऐसे बस समझा दे रहे हैं आपको, ऐसे एक बार देख लो, वैसे उसी तरीके से करो जैसे वहां पर बताया गया है, लेकिन अगर आपके माइंड में आ जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा डायग्राम गड़बड़ हो गया। ऐसे दिखाया गया ना। अब आपको ये वाला एंगल थीटा निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपको पता है यहाँ पर आर डैश, ठीक, ये वाली वैल्यू P है तो ये भी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और अगर आप यहाँ देखें तो इसको क्या दिया गया था, 2Q, यही तो है, यहाँ पर पीछे निकाला था हमने। तो अब आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और इसको बढ़ा दो पीछे ऐसे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये एंगल अगर थीटा है तो इधर का ये वाला जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक,
ये 2q है और ये क्या है p, तो ये वाला भी वैल्यू क्या होगा, p के बराबर हो जाएगी। हम यहां से लिखें cos थीटा, तो cos पाई माइनस थीटा, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि p डिवाइडेड बाई 2q, यही तो होता है। और cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा इज इक्वल टू p अपॉन 2q, या फिर ये इंप्लाई कर रहा है cos थीटा इज इक्वल टू माइनस p अपॉन, तो ऐसे भी तो कर सकते थे हम, यहाँ पर इसको इधर बढ़ाते ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन अब इसमें भी कोई ऐसा खास कैलकुलेशन में कोई कम तो दिख नहीं रहा है, तो पता लगा ये भी दिमाग में पता लगा ये भी एंटर ना करे या नहीं चले दिमाग, तो क्योंकि ये थोड़ा सा है आपका ट्रिक है, आप अगर दिमाग लगा लेंगे तो ऐसे आ जाएगा, वरना ये वाला जो पार्ट था ये मैंने क्यों करा है, क्योंकि ये हमारे माइंड में रहता है, ठीक है, वहां तो हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसे हम कर सकते हैं, बट ये हमारे माइंड में रहता है कि अगर यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू, तो हमारे पास tan अल्फा वाला फार्मूला है, हम उसको यहाँ पर यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं साइड में, बाकी मैं इसको हटा दूंगा अभी, मतलब आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, जो लोग लिखना चाह रहे हैं। ऐसे cos थीटा निकाल कर उसी फॉर्मूले में रख देते, रूट r स्क्वायर प्लस वो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये सिर्फ हमने एंगल निकालने के लिए बताया कि जो cos थीटा की वैल्यू है वो हम ऐसे भी निकाल सकते थे इसको देखकर। नोट कर लेना आपने, तो ये मैं हटा दे रहा हूं यहां से, और आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। In a parallelogram, A and B are vectors represented by sides of the parallelogram and D1 and D2 are diagonal vectors। लेकिन उसने ये नहीं बताया कौन सा डायगोनल D1 होगा कौन सा D2, इसका मतलब इस बात का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। उसने कह दिया A और B वेक्टर्स हैं पैरेललोग्राम में और दो साइड्स के रूप में यहाँ पर A और B को रिप्रेजेंट किया गया, और उनके जो दो डायगोनल्स हैं वो D1 और D2 है, किसी को भी D1 मान लो किसी को भी D2, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने कहा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप जब यहाँ डायग्राम बनाएंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा आपको, क्या आएगा, सेकेंड ऑप्शन। यहां पर अगर आप ऐसे डायग्राम बनाओ, तो आप कैसे भी डायग्राम बना दो, इसमें ये कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे बना रहे हैं या उधर को कर रहे हैं, क्योंकि कोई मैग्नीट्यूड तो दिया नहीं गया। जैसे अब किसी के दिमाग में इसमें ऐसे बना दिया उसमें वैसे बना दिया, अजीब है सब चल रहा है मामला, ठीक है, हम कैसे क्या समझेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, जैसे उसमें वो कंडीशन, उसमें अगर ऐसे बना रहे थे तो कहाँ लागू हो रहा था, क्वेश्चन में वो दे रखता है ना, अब इसमें उसने नहीं दिया है, तुम चाहे जैसे बना लो, तुम्हारे क्वेश्चन पर आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप अगर ऐसे बनाकर भी इसको सॉल्व करेंगे, एक को D1 मानेंगे एक को D2, तब भी वही आंसर आएगा, और ऐसे बनाओगे तब भी वही आंसर आएगा, क्योंकि इस बात का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कुछ पढ़ने वाला होता तो कुछ और भी दे रहा होता, लेकिन उसने कुछ दिया नहीं ना, उसने कहा बस A और B हैं, उनका उन्हें हम दो साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम के, और D1 D2 क्या है, डायगोनल्स हैं। तो हमें इस डायग्राम से कोई लेना देना नहीं, वो तो मुझे समझाना है तो मैं बना दे रहा हूं कि जैसे हमने एक को मान लिया A, एक को हमने मान लिया यहाँ पर B, और तब जो डायगोनल यहां से चलेगा, अब उसको कुछ भी मान लो, उसको हमने मान लिया D1, तो जो डायगोनल ये वाला हो जाएगा उसको हमने क्या मान लिया, D2, ठीक है, ये D2 डायगोनल हो गया। अब D1 और D2 हम लोग पढ़ चुके हैं। D1 अगर हम यहां पर देखें तो क्या लिखेंगे, D1 को A प्लस B और D2 को A माइनस B, जिसकी तरफ हमने हेड बना दिया वही आप A माइनस B उसको लिख देंगे, पढ़ चुके हैं ना। अब अगर हम यहाँ पर लिखें तो हम लिख सकते हैं कि जो A प्लस, जैसे D1 स्क्वायर निकालना, तो जो D1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है A प्लस B को, ठीक है, और D2 रिप्रेजेंट कर रहा है A माइनस B को। अगर आप ये वाला डायग्राम ऐसे बनाते तो क्या कुछ अलग थोड़े हो जाता, इसमें भी तो वही लिखते आप, जैसे आपने ऐसे बनाया होता, तो इसमें उस एंगल वगैरह का कोई मतलब ही नहीं, ये A होता, ये B होता और ये D1 होता, तो आप क्या लिखते, D1 बराबर A प्लस B और D2
a माइनस बी, मतलब आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, आप चाहे जैसे इसमें डायग्राम बना लो। तो वो सब कुछ क्वेश्चन के हिसाब से होता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया तो इसका मतलब उसका इफेक्ट भी नहीं पड़ने वाला। अब आप यहां पर लिख सकते हैं, अगर हम इसे लिखें जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसके हिसाब से तो क्या हो जाएगा, डी वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ऐसे इसे हम लोग क्या लिखेंगे, डी टू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये a माइनस बी तो माइनस 2ab कॉस थीटा, एंड देन आप क्या करेंगे, यहां पर दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि हमें d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर चाहिए ना, तो जब आप ऐड करेंगे तो ये तो हो गया कैंसिल, और कॉस थीटा हमें दिया भी नहीं गया था। अब हम आगे क्या लिखेंगे, यहां पर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू a और a जोड़ दो 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, दैट मीन्स यहां पर 2 कॉमन लेने पर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन। हम लोग को 19 नंबर तक क्वेश्चंस करने हैं, मतलब 2 क्वेश्चंस अभी और करने हैं, 18 नंबर एंड 19 नंबर। नोट कर लिया आपने, डायग्राम भी बना लेना है यहाँ पर साइड में। नोट कर लिया आपने, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। Two vectors a and b are such that a minus b is equal to c and a minus b is equal to c। दोनों में अंतर क्या है, वो वेक्टर फॉर्म में दिया गया है a minus b is equal to c, और ये स्केलर मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया गया है। फाइंड द एंगल बिटवीन a and b। ठीक है, आगे लिखा है a and b, ठीक है, एंगल बिटवीन a एंड b आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप देखो यहां पर जो a माइनस बी है, a माइनस, पहले तो आप ये देखो एंगल बिटवीन a एंड b, तो एंगल बिटवीन a एंड b आएगा कहां पर, तो हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें तो कुछ ज्यादा है भी नहीं प्रॉब्लम। a माइनस बी जो लिखा हुआ है यहां पर, दैट इज इक्वल टू c, ये लिखा हुआ है ना, a माइनस बी इज इक्वल टू c। तो या आप इसको ऐसे रख लो, उल्टा रख लो, ठीक है, कि c इज इक्वल टू आप लिख लो a माइनस बी, बात तो वही। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग इसको लिखेंगे c, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहां लिखते हैं, वो आगे आएगा नहीं, c इज इक्वल टू a माइनस बी। अब यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग लिखेंगे c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि माइनस था तो माइनस 2ab कॉस थीटा। अब आप देखो और उसने क्या दिया है, c इज a इज माइनस b इज इक्वल टू c, तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे c इज इक्वल टू a माइनस b। अब इसे हम दोनों साइड में स्क्वायर करके लिख सकते हैं, मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b टू द होल स्क्वायर। तो फिर यहां पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, दोनों साइड में जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा c स्क्वायर और ये a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही हो जाएगा ना। तो आप इन दोनों से आराम से cos थीटा निकाल सकते हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या हमें यहां पर मिलेगा, चूंकि हमें cos थीटा निकालना है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहां पर ये आ जाएगा माइनस 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 और ये हो जाएगा प्लस। माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज कर दिया तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो अब यहां पर क्या आएगा, इधर 0 आ गया और इधर ये यहां पर 2ab है और ये क्या है माइनस 2ab cos थीटा, इसको इधर लेकर आओ, तो 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 2ab। क्या आंसर,
कौन सा आएगा? थर्ड, क्योंकि 2ab और 2ab हो गया कैंसिल। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी? 0 कौन बोल रहा है? cos थीटा की वैल्यू 1, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होंगे तो 1 आएगा ना, तो थीटा की वैल्यू आएगी, थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लिया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। A vector of length L is turned through the angle about the tail, about its tail. What is the change in the position vector of its head? अच्छा, चेंज अगर हम टर्न करते हैं उसकी टेल के अबाउट, तो क्या उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा? नहीं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं ना कि मैग्नीट्यूड वही रहेगा, जैसे ऐसे है, और इसको अगर हम ऐसे चेंज कर दें, इधर ले जाएं, तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ना, इसकी लेंथ में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो उसने पूछा है कि जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे कि ऐसे दिखा देते हैं, जैसे मान लिया ये L लेंथ का एक वेक्टर है, इसकी लेंथ है यहाँ पर L के बराबर, फिर इसको ऐसे टर्न कर दिया गया, कितने एंगल से? थीटा एंगल से। तो जब आप इसको टर्न करेंगे तो ये जो हेड था वो यहाँ पर पहुंच गया, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी हो जाएगी फाइनल पोजीशन। तो उसने कहा है चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। तो आपको याद होना चाहिए कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन में आपको बताया गया था कि जब हम चेंज लिखते हैं, जैसे यहाँ पर आप चेंज लिखेंगे, चेंज, तो आप क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, समझ जाएंगे ना? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, ऐसे पूरा लिख देते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो आप लिखते हैं। तो हेड किधर रहेगा? फाइनल की तरफ की इनिशियल की तरफ? फाइनल की तरफ रहेगा ना। आपको हमने पूरा डायग्राम बना रखा है, ए और बी ऐसे लिखा गया था, ए और बी, फिर लिखा गया था कि अगर नहीं, ऐसे बनाया था डायग्राम कि जैसे ये ए है और ये बी है, तो अगर ए माइनस बी लिखते हैं तो हेड रहता है ए की तरफ, रहता है जो पहले रहता है उसी की तरफ, लिखा गया था ना ऐसे करके कि यहां पर रहेगा हेड, ठीक है? तो जो फर्स्ट पहले रहेगा उसकी तरफ हेड रहेगा। तो जैसे आप यहां देखो ए माइनस बी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो फाइनल की तरफ हेड रहेगा, मतलब यहां पर ये हो गया कि अगर आप चेंज देखोगे तो ये आएगा, ये हो जाएगा चेंज। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं कि ये डेल्टा एल है और इसी का आपको डेल्टा एल का मैग्नीट्यूड हो गया ना, ये इसका आपको वैल्यू बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है? तो इसे हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो हम फार्मूले में रखकर निकाल सकते हैं और एक हम ट्रिग्नोमेट्री मेथड से निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड ज्यादा आसान है कि यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है? तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन होगी ना, तो ये मिड पॉइंट जाएगा इसका, तो इसका मतलब इधर का जो पार्ट है वो डेल्टा एल का मैग्नीट्यूड उसका डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है? आधा पार्ट हो जाएगा ना इधर का, और जो ये एंगल है ये वाला, ये भी आधा हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो अगर हम इस फिगर से देखें, फ्रॉम फिगर साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल, बताओ क्या होगा? साइन थीटा बाई 2 क्या होगा? डेल्टा एल बाई 2 डिवाइडेड बाई एल। ये थीटा बाई 2 है ना, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग डेल्टा, सॉरी एल, डेल्टा एल, मॉड ऑफ डेल्टा एल डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई एल, ठीक है? तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई 2l, या फिर
डेल्टा एल का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो 2l साइन थीटा बाई 2l साइन थीटा बाई 2। सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तो उसे भी आप लिखेंगे, उसमें असाइनमेंट में तो है नहीं, तो आप उसी के नीचे लिख लो, जैसे जहां पर आपने सॉल्व किया है वहीं पर लिखेंगे। इन एवर प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चन डाल के लिख लो, ऐसे क्यू बना लो बस। इन एवर प्रॉब्लम, in above problem, if theta is very small, in above problem, if theta is very small, then find आगे आपको लिखना है डेल्टा एल, मॉड ऑफ डेल्टा एल एंड डेल्टा एल। देन फाइंड, ये लिखा हुआ है यहां पर, मॉड ऑफ डेल्टा एल एंड डेल्टा एल। ये दोनों चीजें हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है, मॉड ऑफ डेल्टा एल एंड डेल्टा एल। तो अब ये दोनों बातें जो हैं ये हमें यहां पर समझना है कि अगर डेल्टा, यहां पर डेल्टा आपसे कहा गया है मॉड ऑफ डेल्टा एल एंड डेल्टा, तो पहले इन दोनों का मतलब हम लोग समझ लें क्या है। और उसने कहा है कि अगर थीटा बहुत स्मॉल है तब आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम इसके आपको यहां पर समझा दे रहे हैं आगे पेज पे, वो क्वेश्चन तो अलग है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। जैसे आप यहां पर समझ लो कि जो डेल्टा एल यहां पर लिया गया है ये वाला, ठीक है, डेल्टा एल का मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन लिख देते हैं। मतलब जैसे यहां पर आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स हेड, तो जो हेड है यहां पर उसके पोजीशन वेक्टर में कितना चेंज हुआ, तो यहां पर ये जो लिखा गया ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोजीशन या पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का पहले चेंज निकाला और फिर उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला। लेकिन जो ये डेल्टा एल है इसका मतलब क्या है, ये है चेंज इन मैग्नीट्यूड। दोनों में अंतर समझो, अंतर समझ जाओगे तो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। चेंज इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहां कोई वेक्टर लगाया नहीं गया, ना कोई मॉड लगाया गया, तो डेल्टा एल का मतलब जैसे आपको कहीं पर भी ऐसे दे दिया जाता है कि डेल्टा एक्स, तो आप यही तो लिखते हैं x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल जो भी उसकी वैल्यू है। तो बिल्कुल ये वैसे ही कंडीशन है यहाँ पर कि डेल्टा एल लिखा गया, इसके ऊपर ना वेक्टर ना कुछ भी लगाया गया, तो इसका मतलब है चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या चेंज हो रहा है। और ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड में क्या चेंज हो। तो आपको यहां पर सॉल्व करने के लिए आप इसका भी यूज कर सकते हैं कि अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो आप यहां पर, आपको बताया गया था ना साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, तो आप साइन थीटा को थीटा बाई 2 यहां लिखेंगे, क्योंकि थीटा बाई 2 है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा एल थीटा, यानी कि उसका आंसर आएगा एल थीटा। लेकिन हम अगर वैसे करेंगे तो हमें उसके लिए वो पहले वो सॉल्व करना पड़ेगा, वो हमें रटना थोड़े, वो पहले सॉल्व करेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो हम वो क्यों करें, हम डायरेक्ट ना कर लें। हम यहाँ पर अगर देखें तो पीछे भी आपको बताया गया था कि ये एल है, ठीक है, ये भी एल वेक्टर हो गया, तो यहाँ एल वेक्टर नहीं लगाएंगे, मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना मैग्नीट्यूड वाइज, इसीलिए वहां पर मैंने मैग्नीट्यूड ही लिखा था। एल और एल इसी को टर्न कर दिया गया इस साइड में, तो ये जो एंगल यहां पर है थीटा, उसने कहा ये बहुत स्मॉल है, तो आपको ये निकालना है ना, ये वाली वैल्यू, आपको ये वैल्यू निकालनी है, दिस इज डेल्टा एल, मॉड ऑफ डेल्टा एल। तो अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है
तो आप ऐसे समझो कि जैसे कोई भी बहुत बड़ा ऐसे सरफेस हो, ठीक है, और अगर हम उसका एक छोटा सा पार्ट यहां पर चाहें ऐसे, ठीक है, तो ऐसे लेंगे तो वो स्ट्रेट दिखता है, तो हम उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि अगर कोई पार्ट हमें स्ट्रेट दिख रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि वो बहुत बड़े सरफेस का एक छोटा सा पार्ट होगा। बात समझ में आई कि अगर ये बहुत बड़ा सरफेस है, उसका एक छोटा सा पार्ट हम ले रहे हैं तो स्ट्रेट दिख रहा है, तो हम उल्टा कह सकते हैं कि अगर स्ट्रेट पार्ट है तो उसको हम मान सकते हैं कि वो एक बहुत बड़े कर्वेचर का छोटा सा पार्ट होगा। तो चूंकि एंगल यहां पर बहुत छोटा है थीटा, क्वेश्चन में उसने दे दिया है, तो हम लोग यहां पर मान सकते हैं कि ये एंगल है, इसको हम आर्क की तरीके से मान लें और इसको हम रेडियस की तरीके से मान लें। क्योंकि ये बहुत छोटा एंगल है तो हम इसे मान सकते हैं, जैसे अगर हम बहुत बड़ा सरफेस ऐसे ले रहे हैं तो है तो वो कर्व, मतलब वहां हम लगाएंगे क्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। लेकिन अगर आप वहां आर्क को देखेंगे एक छोटा एंगल लेकर, छोटा सा एंगल लेंगे, तो ये आपको कैसा दिख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट ही तो दिख रहा है। तो यानी कि हम यहां पर भी लगा सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल हम अप्लाई कर सकते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो आर्क क्या है, डेल्टा एल मॉड, और रेडियस क्या है यहां पर एल के बराबर, रेडियस किसके बराबर है, एल के बराबर। तो यहां से अगर आप देखो तो डेल्टा एल का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ गया, एल थीटा। और यहां से भी आपको जो हमने बताया था कि अगर आप इसको थीटा को बहुत स्मॉल लेंगे तो साइन थीटा बाई टू थीटा बाई टू हो जाएगा ना, और थीटा बाई टू होने पर टू टू आप कैंसिल कर लो तो क्या आ जाएगा, एल थीटा। तो यहां पर हमें ये पूरा करना पड़ता है ऐसे, और इसमें देखो हमें ये करना ही नहीं पड़ा, हमने जस्ट लगा दिया एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस और वहां से सीधे आंसर आ गया। जरा ये बताओ यहाँ पर कि जो डेल्टा एल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब जो ये डेल्टा एल पूछा गया, चेंज इन मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दिमाग लगाओ, जीरो आएगा ना। यहां पर अगर आप देखो तो डेल्टा एल का मतलब एल और एल दोनों क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नहीं, वही मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदल गई। तो यानी कि डेल्टा एल आप लिखेंगे एल माइनस एल, और वो क्या हो जाएगा, नोट कर लो। तो मतलब समझ में आ गया दोनों चीजों का, डेल्टा एल का मॉड जो यहाँ पर लगाया गया इसका मतलब, और ये जो डेल्टा एल है चेंज इन मैग्नीट्यूड का मतलब, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं थ्योरी वाले पार्ट पर वापस। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर्स यहाँ पर क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग को देखना है। फिर यहीं से हम लोग 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल यानी कि स्पेशल वेक्टर की बात करेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर जैसे नाम से ही क्लियर है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब हिंदी में एकांक सदिश बोलते हैं, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब हम लोग बोलते हैं तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि ये यूनिट वेक्टर का जो यूज है वो एक्चुअल में क्या है। जैसे अगर कोई भी वेक्टर हम लेते हैं तो वेक्टर में 2 चीजें आती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दें, उसी के मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड हो जाएगा कैंसिल। लेकिन हम कैंसिल करके 0 लिख देंगे, 1 लिखेंगे ना, मतलब वहां पर 1 बच जाता है। इसका मतलब हम वहां पर अभी भी मैग्नीट्यूड, जैसे अब समझने के लिए हमने कट कर दिया, लेकिन यहां पर 1 बचेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 होता है। लेकिन अगर यहां पर देखें तो सिर्फ क्या बच रहा है, डायरेक्शन बच रही। तो डायरेक्शन जो है वही मेन है, क्योंकि अगर हम
इसे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो जो भी ये कट होकर आएगा वो 1 ही आएगा। मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, कुछ भी हो, अगर ऊपर 10 है तो नीचे भी तो 10 ही होगा, और उससे डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या बचेगा? डायरेक्शन। यानी कि यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए। किसी भी डायरेक्शन को अगर आपको दिखाना है तो उस डायरेक्शन को आप दिखाएंगे किससे? यूनिट वेक्टर से। तो जैसे कोई भी मान लिया हम फोर्स लिखते हैं एफ, तो अगर हम एफ लिखते हैं ऐसे, तो यहां पर हम लोग जैसे मान लेते हैं एफ की वैल्यू हमने लिख दी 10 न्यूटन, ठीक है, और डायरेक्शन हमने कुछ भी यहां पर बना दी, जैसे मान ले वो ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, या हमने उसको लिख दिया यहां पर आई कैप, ईस्ट डायरेक्शन हटाकर यहां पर हमने क्या लिख दिया? आई कैप। तो ये जो वेक्टर है फोर्स, उस फोर्स वेक्टर में दो चीजें हैं ना, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको मैग्नीट्यूड को, और आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। तो इसीलिए आई कैप को हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, लिया जाता है ना, तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप। यानी कि कभी भी ये अंडरस्टूड है, वैसे आप कोई भी डायरेक्शन दिखाना है तो उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा क्या है, लेकिन एक्स वाई जेड के लिए हम लोग पहले से ही ये चीज अज्यूम करके रखते हैं कि अगर किसी ने आई कैप लिख दिया तो हम बिना देखे बिना सोचे समझे बता सकते हैं कि वो x प्लस एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो एक्सेप्टेड है और वो सभी लोग उसी चीज को फॉलो करते हैं। तो अगर हम एक्स वाई जेड लेते हैं तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप, और इसके अलोंग के कैप, और वैसे ही अपोजिट कर देंगे, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस आई, इसके अपोजिट माइनस जे, और के अपोजिट माइनस के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मेन रोल क्या है? डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना, डायरेक्शन को दिखाना, ठीक है। अब आप यहां पर बताओ, जैसे हम आपको एक चीज कहें कि फोर्स जो है, तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन, और जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। जैसे कहीं पर भी यूनिट वेक्टर लगाना है, ए एक यूनिट वेक्टर है तो उसको हम ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर ये एफ लिखा हुआ है, इसकी यूनिट लिखी है न्यूटन, तो अगर हम एफ कैप की यूनिट पूछे तो क्या होगी? क्या होगा इसकी यूनिट? यूनिट होगी या नहीं? बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ही लोग बोल रहे हैं। यूनिट आपको कहां से देखना है? यहां से देखना है ना। तो अगर आपने मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया यहां पर मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड का मतलब, मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ये पूरा होता है ना। जैसे अगर हम 10 न्यूटन लिखते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या है? 10 न्यूटन पूरा मैग्नीट्यूड है। यानी कि जो भी कट करेंगे तो उसमें पूरा कैंसिल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट दोनों आएंगे तो दोनों ही हट जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा वहां पर, ठीक है, जो कोफिशिएंट उसका है। तो अगर कैप लिखा जाएगा तो इसका मतलब हम फोर्स का यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, और यूनिट वेक्टर का मतलब यहां पर ये यूनिट लेस होगा, यूनिट लेस, ना तो इसकी कोई यूनिट होगी और ना ही कोई डायमेंशन। भाई जब उसमें यूनिट ही नहीं बची तो डायमेंशन आप कहां से लिख देंगे? तो यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होगा। तो आप देखो जरा यहाँ क्या लिखा है, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इस यूनिट मैग्नीट्यूड को बोला जाता है, लेकिन उसका मतलब क्या आपको समझा दिया गया। वो है तो मैग्नीट्यूड, बोल दिया गया यूनिट मैग्नीट्यूड 1, लेकिन एक्चुअल में वो कोफिशिएंट उसका बचता है मैग्नीट्यूड कैंसिल करने के बाद, तो उसको 1 बोल दिया जाता है। यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन, ना तो कोई यूनिट होगी ना ही कोई डायमेंशन। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ओनली, ये सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए इज गिवन एज, ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो यहीं पर हम लोग लिख लेंगे इसी के नीचे। ए वेक्टर जो होगा, जैसे ए वेक्टर लिया गया तो उसके अलोंग हमें यूनिट वेक्टर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? ए कैप, और ए कैप क्या हो जाएगा? ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ, मॉड ऑफ ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए।
देखो एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ये जो सिंबल है मॉड ऑफ ए ऐसे लिखा गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही एक्चुअल सिंबल है। मतलब वास्तव में कहीं पर मैग्नीट्यूड अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको ऐसे किया जाता है, बट ये थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लिखने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार। तो होता क्या है कि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि आप ऐसे लिखो और या फिर आप इसको सिर्फ ए लिख सकते हैं। मतलब आप वेक्टर आपने हटा दिया और वहां पर मॉड हटा दिया, तो ये और ये दोनों एक ही चीजें मानी जाती हैं, लेकिन सही तरीका ये है, ये सिर्फ समझने के लिए है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और हम लोग कहीं पर भी ये लिख सकते हैं, यूज करेंगे और करते भी यही यूज है। बार बार हम लोग ये नहीं बनाते हैं, इसमें बनाने में टाइम भी लगता है, कॉम्प्लिकेटेड भी दिखता है, ये थोड़ा सिंपल दिखता है हमें, लेकिन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जो ये लिख रहे हैं वो क्या है, वो क्या है, इसी का मैग्नीट्यूड है। तो ऐसे इसको लिख दिया जाता है यहाँ पर। अब एक पॉइंट आप देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 मीटर आई कैप, ये तो हमने आपको बता दिया एक्स वाई जेड में आई जे और के लिया जाता है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है 10 मीटर आई कैप, इस चीज का मतलब क्या है उसे समझो। इट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10 मीटर। अगर ऐसे लिखा गया है तो ये क्या होगा, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा, और ये क्या होगी, डायरेक्शन। यानी कि अगर आपको कोई वेक्टर लिखना है तो उस वेक्टर को दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरा आपको डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड यहां पर क्या है 10 मीटर और डायरेक्शन है आई कैप। इट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10 मीटर एंड अलोंग आई कैप का मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब ये जो यहाँ पर पॉइंट है इसको याद रखना है बस आपको एटीट्यूड जैसे, क्योंकि इसमें अभी हम ज्यादा कुछ आपको समझाएंगे बट अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हम बार बार यही पढ़ते रहेंगे, तुम बार बार वही सुनते रहोगे, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है ये हमारा मेन क्वेश्चन रहेगा। तो वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो सेंटेंस यहाँ लिखा गया था इसका मतलब क्या है। तो अभी फिलहाल हमें क्या समझना है कि अगर हम कहीं पर ऐसे लिखते हैं, यानी कि किसी वेक्टर को हमें लिखना होता है, तो हम दो चीजों पर फोकस करेंगे कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है और उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। दोनों को पास पास में लिख दिया जाएगा, मैग्नीट्यूड और उसके आगे उसकी डायरेक्शन। बस यही रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा हमारा, या जो जरूरत है हमारे वेक्टर की। तो हम लोग अभी इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, क्वेश्चन में आएगा तब ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजॉल्व करना मतलब वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये कुछ अलग चीज नहीं है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ट्रायंगल लॉ पढ़ा, इसमें ये ए वेक्टर हो गया और ये वेक्टर हो गया बी। अब ये ए और बी दोनों का हमने ये रिजल्टेंट आर निकाला, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो आर वेक्टर है ये इन्हीं दोनों को, दोनों से मिलकर ही तो बना है। मतलब जैसे ए और बी वेक्टर लिए गए तो उन ए और बी वेक्टर्स को ऐड किया और उससे हमें क्या मिला, रिजल्टेंट आर। यानी कि इन दोनों को ऐड करके हमने आर को बनाया। तो हम ये भी तो कह सकते हैं इस आर में दो वेक्टर शामिल हैं, कौन कौन से, ए और बी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी इसके दो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, उनको हम कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, ए और बी को, इन्हीं के। तो हम इस चीज को ऐसे भी यहां पर दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये ट्रायंगल मेथड है, ये पैरेललोग्राम, इसमें भी तो वही है कि ए और बी दो वेक्टर्स लिए और ये क्या हो गया उनका रिजल्टेंट। तो हम यही तो कह सकते हैं कि ये आर वेक्टर बनाने के लिए हमें कितने वेक्टर्स की जरूरत थी, दो, ए और बी की। ये दोनों मिलाकर हमने आर बना लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि आर में दो कंपोनेंट्स हैं, एक ए का है और एक बी का है। तो इन्हीं को हम कंपोनेंट्स बोल देते हैं, इसी को हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोल देते हैं। कि आर को दो पार्ट में डिवाइड करना, रिजॉल्व करना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो ये चीज हम पीछे आपको बता ही चुके हैं कि अगर आर वेक्टर है तो उससे हम ए और बी को कैसे निकालते हैं, वो जो साइन रूल लगाकर आपको समझाया गया था पैरेललोग्राम में। यहां पर देखो लिख दिया गया है ए एंड बी आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ आर। ए और बी को आर के कंपोनेंट्स कहेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब अगर हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, रिजोल्यूशन मतलब उसे हम रिजॉल्व करते हैं दो भागों में, लेकिन वो जो दोनों पार्ट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। तो रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि वेक्टर के जो दो कंपोनेंट्स आप कर रहे हैं वो दोनों कंपोनेंट आपस में कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर। जैसे अगर हम यहां पर एक वेक्टर लें ऐसे, और इसके दो कंपोनेंट हमने ऐसे कर दिए, ए ये आर था और ए बी कर दिया हमने, तो आर के दो कंपोनेंट्स हमने कर दिए ए और बी, एक इधर और एक इधर। क्या हम ए और बी को रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन बोल सकते हैं?
नहीं, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल आपको 90 नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर यहीं पर आपने ऐसे किया होता, ये आर होता और ये ए वेक्टर होता और ये बी, अब हम ए और बी को रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन बोल सकते हैं, यहां पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो वही यहां पर कहा गया, रिजोल्यूशन रिजॉल्व आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट हो, लेकिन उसको रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन आप तभी बोलेंगे जब उन्हें हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व किया हो, जैसे कि यहां पर है। ठीक है, और ये चीज तो हम पहले से जानते हैं, कहां पर पढ़ाया गया था आपको, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था। कोई लोग सोच रहे हैं अरे आपने पढ़ाया आप जानो, कहां पढ़ाया, हमें क्या मतलब, हमें कोई लेना देना नहीं, कहीं भी पढ़ा। मोशन अंडर ग्रेविटी में, इसी से पता चलता है कितना तुम करते हो रिवीजन। यही नहीं समझ में आ रहा, तुरंत आना चाहिए दिमाग में कि ये चीज हमने कहां पर पढ़ी है। आपको ये चीज बताई गई थी वहां पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे, उसमें जो एक केस था स्मूथ इंक्लाइन प्लेन वाला, उसी से जस्ट पहले आपको बताया गया था कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। एंगल साइड कंपोनेंट कॉस और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन कंपोनेंट होता है। ये हम लोग अब देखने जा रहे हैं टू डायमेंशनल वेक्टर। तो टू डायमेंशनल वेक्टर में एक बात तो क्लियर है कि दो ही डायमेंशंस होंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर मेनली काम करते हैं थ्री डायमेंशंस में, ठीक है, एक्स वाई और जेड में। तो आप यहाँ पर दो डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्स और वाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो सिर्फ एक्स और वाई पर अप्लाई होगा। अगर आप दो डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो वो दो कोई भी डायमेंशंस हो सकते हैं, जैसे ये एक्स वाई और जेड है। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं टू डायमेंशन का केस, उसमें एक्स और वाई ले लो या फिर आप वाई और जेड ले लो या आप एक्स और जेड ले लो। जैसे अगर हम यहाँ पर ऐसे दिखा दें ये एक्स है और ये जेड है तो कोई प्रॉब्लम थोड़े है भाई, एक्स और जेड भी तो हो सकता है, यहाँ पर जेड और एक्स प्लेन भी हो सकता है। तो आप कोई भी प्लेन यहाँ पर दिखा दें, मतलब दो डायमेंशंस का केस हम देखने जा रहे हैं। तो जिसमें टू डायमेंशंस की सिचुएशन है तो वहां पर क्या हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या हम रिजल्ट निकालने वाले हैं वो देखना है। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ क्या ले लिया, एक्स और वाई। जो कॉन्सेप्ट एक्स और वाई पर अप्लाई होगा सेम वाई और जेड पर अप्लाई होगा, सेम एक्स और जेड पर अप्लाई होगा। तो एक ये जो वेक्टर यहाँ पर दिखाया गया है ए, इसी वेक्टर को हम लोग कहेंगे टू डायमेंशनल वेक्टर, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये ऐसे जब दिखाया गया तो एक तरह से जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो ये एक्स वाई प्लेन में दिखा रहा है ना भाई, ये एक्स हो गया ये वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन में, तो ये ना तो एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में है, बल्कि इसमें दोनों शामिल हैं। अगर हम यहां तक जा रहे हैं तो एक तरह से एक्स में आगे बढ़े और वाई में भी हम ऊपर बढ़े। ये सब हम लोग ग्राफ में पीछे पढ़ चुके हैं ना ये सारी चीजें, कि अगर हम ऐसे कोई पॉइंट डिफाइन करते हैं तो ये एक्स होता है ये वाई होता है, तो ये एक्स वाई प्लेन में आ गया। अब ये एंगल अगर थीटा है तो यहां से जब हम परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे यहां पर तो ये एम पॉइंट पर आएगा। तो ये जो यहां पर ट्रायंगल बन रहा है इसमें हमने देखा था, ये चीज आपको हमने वहां पर समझाया भी था कि यहां से जो परपेंडिकुलर डालेंगे, बनाने को हम कितना भी बड़ा वेक्टर बना देते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि उससे कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है, क्योंकि हमें तो बस आंसर निकाल के टिक करना होता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसका जो इधर का कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन का, वो सिर्फ यहां से यहां तक का कंपोनेंट होगा, मतलब उसकी लेंथ वाइज। तो यहां परपेंडिकुलर डाला तो ये जो ओ एम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ए कॉस थीटा, एंगल साइड कंपोनेंट कॉस, इसको हम ए एक्स लिखेंगे, और जो दूसरा कंपोनेंट इधर बनेगा वो साइन कंपोनेंट, और उसको हम क्या लिखेंगे, ए वाई। तो ये सारी चीज आपको समझाई जा चुकी है। इसीलिए हम आपसे क्या कह रहे थे कि रिपीटिशन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। अभी तो वेक्टर में कुछ नई नई चीजें पढ़ रहे हैं, यहाँ पर वेक्टर के बाद बहुत ज्यादा रिपीटिशन होता है, वही वही सारी चीजें रिपीट होती रहती। अब जैसे ये है, जितना कुछ हम आपको इसमें समझा रहे हैं कोई नई चीज नहीं, सब कुछ हमने आपको पहले बता रखा है, बस यहाँ पर डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट ही हमें करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ओ एम वेक्टर लिखें, जैसे हमें लिखना है, ओ एम वेक्टर अगर आपको लिखना है तो ओ एम वेक्टर लिखेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर कोई वेक्टर लिखते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड अगर ओ एम का देखें तो क्या है, एक्स,
हम cos थीटा नहीं लिखेंगे। देखो cos थीटा डिपेंड करता है एंगल पर। जैसे आपने इधर क्या एंगल थीटा ले लिया तो ये बन गया cos थीटा। अगर यही थीटा आप इधर ले लेते तो इसी को हम साइन बोल देते। लेकिन आप साइन लिखो चाहे cos लिखो, x डायरेक्शन में अगर हम हैं तो उसको हम ax ही तो बोलेंगे, ठीक है, x कंपोनेंट ही तो कहेंगे। तो हम यहाँ पर OM वेक्टर को लिखेंगे ax, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक का होगा ax और डायरेक्शन आई कैप। दो ही चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड लिखा और उसके आगे हम ये जो OM वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ax और डायरेक्शन हो जाएगी आई कैप। तो ये हो जाएगा ax आई कैप। और अगर हम बात करें यहाँ पर ON वेक्टर की, तो जो ON वेक्टर है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा बोलो, ay j कैप। डायरेक्शन क्या है, j कैप, तो ay j कैप यहां पर हो जाएगा। अब अगर हम पैरेललोग्राम मेथड पर जाएं तो ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही तो है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो यहां पर भी अगर हमें a लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं ना पैरेललोग्राम मेथड में, जैसे दो वेक्टर्स ऐसे होते हैं a और b, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो r हम कैसे लिखते हैं, a प्लस b। तो यहां पर वही काम हम लोग करेंगे कि अगर आपको a लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, OM प्लस ON, यही लिखेंगे ना। तो यहां पर हम a वेक्टर को लिखने वाले हैं OM प्लस ON वेक्टर। अब आप यहां पर वैल्यू डाल दो तो a इज इक्वल टू हो जाएगा ax आई कैप प्लस ay j कैप। मैग्नीट्यूड इसका लिखते हैं। इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे यहां पर a का मॉड। तो चाहे आप ऐसे लिखो और या फिर आप इसको सिंपली a लिख सकते हैं, ठीक है। वो हमने आपको पहले बता दिया कि दोनों में से कैसा भी आप यूज कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हैं। और ये चीज क्या हो जाएगी, रूट, जो i के साथ है वो ax है, तो आप यहां लिखेंगे ax स्क्वायर और प्लस यहां पर ay स्क्वायर, बस इतना ही रहेगा। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि भाई फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो फॉर्मूला ये कहीं और से नहीं है। जो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अगर आप यहाँ लिखोगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो जब यहाँ पर आगे लिखोगे 2ab कॉस थीटा, तो थीटा क्या लिखोगे, 90, क्योंकि थीटा, ये थीटा थोड़े लिख देंगे, थीटा का मतलब इन दोनों के बीच का एंगल ए और बी का। तो यहाँ ax और ay के बीच का एंगल क्या होगा, 90। तो आप जब लिखोगे cos 90 तो cos 90 क्या होता है, 0। इसलिए वो सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधे याद रखेंगे जब भी i और j के फॉर्म में दिया जाएगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। दूसरा, आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर ये ay है तो ये भी तो ay हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है तो वो होगा रूट ax स्क्वायर प्लस, तो कैसे भी आप समझ लो आंसर सेम ही आना, यानी कि हम डायरेक्ट याद रखेंगे i और j, तो हम तुरंत लिख देंगे रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड। पहले आप इतना नोट करो। नोट कर लेना सभी ने। अब इसमें देखते हैं हम लोग एंगल यहाँ पर। तो जैसे हम इधर बता दे रहे हैं, आप यहाँ पर साइड में लिख लेना, नीचे लिख लेना या साइड में लिख लेना। जैसे एंगल विद एक्स एक्सिस हमें लिखना है यहाँ पर, एंगल विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से हमें एंगल लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू। अब आप यहाँ पर देखो, अगर आप यहां से tan थीटा लिखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ay डिवाइडेड बाई ax। तो हम यहां पर लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू ay डिवाइडेड बाई ax, ठीक। अब हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन हमने यहां पर लिखा है एंगल विद, तो एंगल विद का मतलब हमें यहां से क्या निकालना है, थीटा। मतलब यहां से हम थीटा को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हमें कोई वैल्यू तो दी नहीं गई अभी, तो हम ऐसे ही रखकर छोड़ देंगे tan थीटा ay अपान x। बाकी आपको पता ही है कि अगर ये 1/3 मान लिया आ गया तो आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, क्योंकि आपको नहीं पता है 1/3 का मान क्या होगा।
लेकिन अगर यहीं पर आ गया 1/√3 तो आपको पता है थीटा क्या लिखेंगे 30 डिग्री। तो वो एट द टाइम जो भी क्वेश्चन होगा उसकी वैल्यूज के हिसाब से हम लोग लिखेंगे जैसी जरूरत होगी। ऐसे ही आप यहां पर देखो कि अगर आपको लिखना हो एंगल विद वाई एक्सिस, एंगल विद वाई एक्सिस, तो एंगल विद वाई एक्सिस तो आपके दिमाग में ये आएगा सीधे कि भाई ये टोटल तो है 90, तो 90 में से थीटा घटा दो फाई आ जाएगा। लेकिन 90 में से थीटा तब आप घटा के लिखेंगे अगर थीटा की वैल्यू कुछ आ जाए 30, 45, 60 एंड सो, इस तरह से कोई वैल्यू हो जो आपको पता हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फाई की वैल्यू को आपको कैसे लिखना है, वैसे ही लिखना है जैसे थीटा हमने लिखा। जैसे ये ए वाई है तो ये ए एक्स है, तो वैसे ये भी तो ए एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स। तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए एक्स अपॉन ए वाई। तो यहां से हम लोग लिखेंगे tan फाई इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ए वाई, और यहां से हम लोग फाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहां से हम लोग फाई निकालेंगे, नोट करेंगे। नोट कर लिया। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये नहीं था कि ऐसे से हमने डराइव कर लिया, यहाँ पर जो भी चीजें थी निकाल के रख लिया, फार्मूले रट लिए। आपको कोई फार्मूला वार्मूला रटना नहीं, यहाँ पर आप इसे समझो कि ये हमने किया क्या है। यहाँ पर जो भी ये सारी चीजें निकाली गई उसको हमें क्वेश्चन में कैसे दिया जाएगा या क्वेश्चन में हमें कैसे अप्लाई करना है और कैसे हमें ध्यान रखना है। जैसे आप सोचो कि आपको यहाँ पर ये ए वेक्टर बताया गया, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वगैरह सब कुछ आपको बता दी गई। हमें यहाँ पर दिया कैसे जा सकता है या क्वेश्चन में कैसे हमें करना है वो आपको यहाँ पर मेन समझना है। ये हमें बता क्या रहा है उसका एक्सप्लेनेशन देखो कि अगर कोई भी वेक्टर आपको दिया गया उसका एक x कंपोनेंट ax है और y कंपोनेंट ay, मतलब अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर में आपको उसने दोनों का कंपोनेंट यहाँ पर दे रखा है, जैसे यहाँ पर x और y उसने दिया, तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे a इज इक्वल टू axi प्लस ayj। अगर उसने xy दिया है तो i और j लगा देंगे। अगर उसने यहाँ पर x और z दिया होता तो i और k हो जाता। अगर उसने y और z दिया होता तो j और k हो जाता। मतलब वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यानी कि अगर दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, दो कंपोनेंट्स इस तरह से, तो वो 2 डायमेंशनल जो वेक्टर होगा उसको आपको ऐसे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको उसने कह दिया x एंड y कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर a, जैसे कोई भी a वेक्टर है उसका x और y कंपोनेंट कितना है 3 एंड 5, ये x कंपोनेंट हो गया, ये y कंपोनेंट हो गया। तो आपको इसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू 3i प्लस 5, क्योंकि उसने x और y कहा तो आपने i और j लिख दिया। अगर उसने कहा होता x और z तो आप लिखते i और k, दोनों कंपोनेंट, बस जो दिया गया वही वाला वहां पर यूनिट वेक्टर आप यूज कर लेंगे। अगर x y कहा तो i और j आपने यूज कर लिया। दूसरी चीज इसका मैग्नीट्यूड देखना है। तो मैग्नीट्यूड हमें पता है कि जैसे इस तरह से लिखा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √3² प्लस 5², वहां से हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब डायरेक्शन वाला पार्ट देखो जरा। डायरेक्शन वाले पार्ट में जैसे आपने तुरंत डायग्राम से तो समझ लिया इसको, लेकिन हमें डायग्राम से नहीं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बैठ के हम डायग्राम वहां पर बनाएंगे। आप यहाँ पर देखो कि ए वेक्टर जो है उसको हमने लिखा axi कैप प्लस ay j कैप। अब आपको अगर x डायरेक्शन से यानी कि i कैप से या x डायरेक्शन से अगर आपको एंगल निकालना है तो आपने यहां लिखा tan थीटा और x कंपोनेंट नीचे है और जो बचा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड ऊपर है। जैसे आप देखो हम क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान देना, क्योंकि जो 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा तो उस 3 डायमेंशनल वेक्टर में आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, क्योंकि यहां तो डायग्राम से समझ जाओगे, 3 डायमेंशनल वेक्टर में डायग्राम से नहीं समझ में आता है। तो आप यहां पर देखो कि axi प्लस ayj लिखा गया, यानी कि यहां पर x कंपोनेंट से अगर हमें एंगल लिखना है तो हम x को नीचे रखेंगे और जो बचा क्या ये, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया ay। ऐसे ही आपको यहां पर फाई देखना है। फाई क्या था, y एक्सिस से एंगल था। तो जब y एक्सिस से आप एंगल देख रहे हैं तो जिस y कंपोनेंट कहां है नीचे, और जो बचा इधर का वो कंपोनेंट कहां है ऊपर। यानी कि तरीका क्या हो गया कि जब भी आपको एंगल लिखना होगा तो हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम इसे देखेंगे और ये सोचेंगे अच्छा x से है तो x को नीचे लिख देंगे, जो बचेगा उसका मैग्नीट्यूड ऊपर,
और अगर y से एंगल कहाँ है तो y को नीचे रख दो, जो बचे उसका मैग्नीट्यूड ऊपर। यानी कि जैसे अगर इस डायग्राम में, इस वाले केस में अगर आपको एंगल लिखना हो, मान लिया वो कहता है x एक्सिस से एंगल tan थीटा, तो आप क्या करते, x को नीचे रखते और जो बचा उसका मैग्नीट्यूड ऊपर। अगर यहीं पर वो tan फाई मतलब y से कहता तो आप क्या करते, y को नीचे कर देते और जो बचा 3 उसको ऊपर कर देते। सिंपल है ना। तो आपको यहाँ पर सारी चीजें पता चल गई कि अगर कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, उसके कंपोनेंट्स दिए गए हैं तो उसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। मैग्नीट्यूड लिखना है तो बस √a² + b² कर देंगे। x एक्सिस से एंगल लिखना है तो x को नीचे, बचे का मैग्नीट्यूड ऊपर। y से लिखना है, y को नीचे, बचे का मैग्नीट्यूड ऊपर लिख देंगे। क्लियर हो गया ना। तो आपको इस तरह से इसको याद रखना है जैसे अभी आपको बताया गया, ना कि ऐसे कि हम बैठ के बस फॉर्मूला रट लिए a = axi + aij, तो कोई फॉर्मूला थोड़े है। ये तो आपको एक तरीका बताया गया कि अगर कोई वेक्टर ऐसे आपको दिया जाएगा तो उसको हमें कैसे लिखना है, उसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखना है, उसकी डायरेक्शंस को हमें कैसे यहाँ पर दिखाना है। बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया हम लोगों का 2 डायमेंशनल वेक्टर। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर या स्पेशियल वेक्टर पर। जैसे आप देखो यहां पर ये जो वेक्टर दिखाया गया है ए, ये जो ए वेक्टर यहां पर दिखाया गया है, यही यहां पर स्पेशियल वेक्टर है या उसको कहेंगे 3 डायमेंशनल वेक्टर। मतलब जहां पर तीनों डायमेंशंस इन्वॉल्व हो रही। पीछे क्या था, सिर्फ 2 इन्वॉल्व हो रही थी, कोई भी 2 हो सकती हैं। 3 में क्या है, तीनों आ जाएंगी फिर। तो x भी है, y भी है और z भी है, तो तीनों डायमेंशंस यहां पर इन्वॉल्व हो रही। और ये जो वेक्टर है यहां पर 3 डायमेंशनल वेक्टर है। तो इसमें आपको कैसे इमेजिन करना है वो देखो। जैसे यहां पर तो ऐसे दिखा दिया गया, मतलब ये इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं ना बॉक्स टाइप से, जैसे ऐसे बॉक्स बनाया जाता है। तो इसमें जो वेक्टर ये यहां से यहां चलेगा तो वो क्या होगा, डायगोनल ही तो होगा। ये पीछे का पॉइंट हो गया और ये आगे का पॉइंट हो गया, तो आप इसको डायगोनली मिलाएंगे। तो डायगोनल जो यहां पर बनेगा जाकर, वही डायगोनल यहां पर क्या कहला रहा है, 3 डायमेंशनल वेक्टर ए वेक्टर। तो आप देखो इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो ये यहां पर y दिखाया गया, ये x दिखाया गया और इसको z दिखाया गया। तो जो इसका कंपोनेंट यहां पर होगा, मतलब इस डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो ax हो जाएगा, ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो ay, और ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो az हो जाएगा। तो वही यहां पर दिखा दिया गया, ये कंपोनेंट हो गया ax, ये हो गया ay, ये हो गया az। फिर आप एंगल देखो, एंगल जो ये a वेक्टर है उसका x एक्सिस से एंगल दिखाया गया अल्फा, y एक्सिस से एंगल दिखाया गया बीटा और z एक्सिस से एंगल दिखाया गया है गामा। मतलब हमें यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की भी वैल्यू पूछी जा सकती है, वो भी हमें निकालना है। और साथ ही साथ हमें इसका मैग्नीट्यूड, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो सारी चीज यहाँ पर दिखाना है। ये यहाँ पर स्पेशल वेक्टर होगा जो डायगोनल यहाँ पर आपको दिखाया गया, इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जैसे इस वेक्टर को हम यहाँ पर ऐसे दिखा देते तो यहाँ तो हमें छोटा सा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये ax, ay और az तीनों से बड़ा होगा, क्योंकि इसमें तीनों डायमेंशंस आ रही है, डायगोनल दिखा रहा है ना। तो आप जैसे ये रूम है, तो रूम के अंदर, इस हॉल के अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पर तीनों डायमेंशंस हम ले लें। जैसे ये वाली एक डायमेंशन हो गई, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया और इसको हमने z मान लिया। x y z आप किसी को भी मान सकते हैं। जैसे कुछ लोग हमेशा सोचते हैं ये तो z वाला होता है, इसको x क्यों दिखा दिया, तो ऐसा थोड़े होता है, कुछ किसी को भी मान लो, कोई प्रॉब्लम उसमें। प्रॉब्लम बस तब होगी जब आप उसका सीक्वेंस गलत कर देंगे। सीक्वेंस कैसा होता है, x y z मानने का सीक्वेंस क्या होता है, ये भी नहीं पता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। आप x y z किसी को मान सकते हैं, बस एंटी क्लॉकवाइज होना। जैसे इसको x मानो तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये चलेंगे y और z, ये अगर x मानो ये y मानो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएंगे। अगर आप मान लो इसे आपको x मानना है तो आप इसको मान लो x, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये y हो जाएगा ये z, चलेंगे ऐसे ही। मतलब कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलेंगे। ये x हो गया, ये y हो गया, z हो गया। जैसे इसमें देखो हमने इसको x माना है तो ये x हो गया, ये y हो गया और ये z। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपको चलना है, मानो चाहे जिसको जो भी, जैसी रिक्वायरमेंट हो आप कर सकते हैं। अगर आपने बस क्लॉकवाइज सेंस में मान लिया तो गलत हो जाएगा। उल्टा मानो, x किसी को भी मान लो, उसके बाद y उसी के सेंस में और फिर z आप मानेंगे, ठीक है। तो जो ये वाला वेक्टर होता है ये स्पेशियल वेक्टर यहां पर कहलाता है, क्योंकि ये तीनों डायमेंशंस को कवर कर रहा है। तो जैसे ये हॉल है
तो इसमें हमने इस वाले को मान लिया x, उस वाली लाइन को आप पूरा y मान लो, और ये जो हाइट है इसको आप मान लो z, x, y एंड z, ऐसे हम मान रहे हैं ना, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब आपका जो वो कॉर्नर वहां पर होगा, दिखेगा नहीं तो इमेजिन कर लो, ठीक है, वहां पर उधर का जो कॉर्नर होगा, तो उस कॉर्नर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और अपोजिट में जाए, ऊपर वाले कॉर्नर को मिलाएं। जैसे आप ये सोचो कि आप अपने रूम में बैठे हो, रूम में ही तो रहते होगे ना, मैदान में तो रहते नहीं, तो अपने रूम में बैठे हैं। अब रूम में आप इमेजिन करो किसी भी एक कॉर्नर को, उस कॉर्नर से आप अपोजिट अपर कॉर्नर को मिलाओ, ठीक है, डायगोनली, तो वो जो होगा बस मिलाना है, ऐसे फील करना, चढ़ना नहीं है। हाँ, चढ़ के ऊपर से गिरे, पता लगा हेड अलग टेल अलग तुम्हारी। तो वहां पे आपको करना क्या है, जस्ट इमेजिन करना है कि ऐसे आपने वहां पर मिला दिया डायगोनल, तो वो जो डायगोनल बनेगा वो क्या होगा, वही स्पेशियल वेक्टर है। तो उसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि रूम में आपने एक कॉर्नर लिया नीचे का और एक कॉर्नर लिया ऊपर का, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट वाला, ठीक है, अपोजिट सेंस में जो होगा, तो उसी को हम स्पेशियल वेक्टर कहेंगे। अब उसमें तीनों डायमेंशंस आ जाएंगी ना, अगर उसमें आप देखेंगे तो तीन आएंगे। जब आप यहां से ऊपर की तरफ चलेंगे तो आप ऐसे जा रहे हैं, तो यानी कि आप एक्स में भी जा रहे हैं, और उस साइड में बढ़ रहे हैं वाई में भी जा रहे हैं, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी कि आप जेड डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जब आप स्टेयर्स पर चढ़ते हैं, जैसे जब आप स्टेयर्स पर चढ़ते हैं इस पर, तो यहां पर भी तो ऐसे कुछ सिचुएशन होती है कि जब आप ऐसे जा रहे होते हैं तो आप इधर जा रहे हैं, ठीक है, और आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यही चीज अगर आप ऐसे डायगोनली ऐसे बना दो और रेफरेंस आप कुछ और मान लो, तो वहां पर क्या होगा, आप इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, और ऊपर की साइड में भी जा रहे हैं। तो मतलब वहां पर तीनों डायमेंशंस हैं, वो उस रेफरेंस के बेसिस पर हैं। तो जब हम कहीं पर भी चढ़ रहे होते हैं, जैसे यहाँ तो हम नॉर्मली 2 डायमेंशन की बात करते हैं क्योंकि हम इसी के सेंस में देखेंगे, लेकिन हमने कहा कि इसे अगर आप यहां पर लगा दो, बीच में जीने लगा दो, और आपका रेफरेंस ये है x और ये है y, और ये यहां पर ऊपर क्या हो गया z, तब जब आप उसके ऊपर चढ़ते हुए जाएंगे तो एक तरह से आप इधर की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं, उस साइड में भी शिफ्ट हो रहे हैं, और ऊपर की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो तीनों डायमेंशंस उसमें कवर हो रहे हैं, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, फिर वो स्पेस में कहलाएगा। तो तीनों डायमेंशंस यहां पर कवर होते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे हमें लिखना है इसकी वैल्यू को, ये सब हटा देते हैं, ये तो वही चीज है, दोबारा बस बना दिया था। तो सबसे पहले आप यहां पर लिख लो कि ये जो ए वेक्टर इसमें दिख रहा है, ओ ए वेक्टर या ए वेक्टर, इसी को हम लोग कहेंगे 3 डायमेंशनल वेक्टर या स्पेशियल वेक्टर। ओ ए वेक्टर को हम ए वेक्टर सिंपली लिख सकते हैं, और इसी को हम कहेंगे 3D वेक्टर। थ्री डी वेक्टर या फिर स्पेशियल वेक्टर। अब ये जो 3D वेक्टर है, इसको अगर हम यहाँ पर प्रूफ करके लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिखेंगे। देखो हम डेरिवेशन यहाँ करा नहीं रहे हैं, उसे हम अलग से आपको बता दें क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं कोई। आप जस्ट यहाँ पर समझो कि आप कैसे यहाँ डिराइव करके लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि जो ए वेक्टर होगा, जैसे इसमें अगर आप देखो तो 3 चीजें आ गई, जैसे उसमें 2 था एक्स और वाई, इसमें एक्स वाई जेड तीनों आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड प्लस ए जेड के कैप। उसमें 2 था तो 2 ही लिखा, इसमें तीनों है तो तीनों हमने लिख दिया यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर। अब ये वेक्टर आया कैसे है उसको एक बार बस समझ लो आप। यहाँ पर जैसे आप देखो कि ये ए एक्स है, ये ए वाई है, तो आप नीचे वाला प्लेन कंसीडर करो तो उसका ये डायगोनल बनेगा, ये वाला जो येलो से हमने दिखाया। तो ये नीचे का आपको एक पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है, हालांकि वो रेक्टेंगल होगा, लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऐसे पैरेलल साइड में पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, बस वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, इसलिए उनके अलग अलग नाम डाल दिए गए उनकी डेफिनेशन के हिसाब से, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। जैसे अगर स्क्वायर कहा जाता है तो हम समझ जाते हैं कि उसकी चारों साइड्स बराबर होंगी, रेक्टेंगल कहा जाता है तो हम समझ जाते हैं कि उसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होंगी लेकिन एडजेसेंट साइड डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको ऐसे दिख रहा है ना पैरेललोग्राम टाइप से। तो इसमें अगर हम इस वेक्टर की बात करें
ये जो वेक्टर है, जैसे इसको कुछ भी हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये P है, तो ये जो OP वेक्टर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, AX एंड प्लस AY, यानी कि हम लिखेंगे इस वेक्टर में यही दो डायमेंशंस तो कवर हो रही, तो जो प्लेन में बनेगा वो 2 डायमेंशनल वेक्टर होगा ना। हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि 2 डायमेंशनल वेक्टर, जो कोप्लेनर वेक्टर बताया गया था 2 डायमेंशनल, तो यहां भी जो पीछे भी बताया गया कि अगर इस वेक्टर की बात करें तो इसमें ये और ये दो कवर हो रहे हैं, तो हम यहां लिखेंगे AX I कैप एंड प्लस AY J कैप, ठीक है। अब ये OP वेक्टर हो गया, आपको निकालना है A वेक्टर, तो आपको यहां पर एक ट्रायंगल दिख रहा है OPA। अब ये जो PA साइड है ये AZ के बराबर ही तो होगी भाई। जैसे इस रूम में अगर हम इधर का ये हाइट लें और उस साइड में वो हाइट लें, तो किसी भी रूम की हाइट दोनों बराबर ही तो होती ना। तो अगर हम ये हाइट लेंगे और या उधर वाली हाइट लेंगे, दोनों बराबर, तो वैसे अगर ये AZ है तो इसके सामने की ये साइड AZ के बराबर होगी, तो ये हो जाएगा AZ। और इसका डायरेक्शन अपवर्ड, मतलब हम ये एरो अगर बना दें तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये भी K कैप ही तो होगा। हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि कोई भी वेक्टर अगर हम पैरेलल शिफ्ट कर दें तो उसका ना तो मैग्नीट्यूड बदलता है ना ही डायरेक्शन बदलती, तो ये K कैप हो जाएगा। यानी कि अगर हम A वेक्टर लिखें, A वेक्टर, तो हम इधर से ये देखो दोनों टेल हैं और ये दोनों हेड हैं, तो आपको स्टार्टिंग में ट्रायंगल लॉ में बताया गया था कि जो टेल टू टेल और हेड टू हेड के बीच का वेक्टर होगा वो वेक्टर बाकी दो का सम होगा। यानी कि हम A वेक्टर को लिख सकते हैं OP वेक्टर एंड प्लस ये AZ वेक्टर, AZ K कैप, और OP की जगह क्या रख देंगे, AXI प्लस AYJ, तो यही मिल जाएगा ना, यही तो आ जाएगा। जैसे ये OP वेक्टर है तो इसकी जगह रख दो आप AXI कैप प्लस AYJ कैप, और ये हो जाएगा AZ K कैप। क्लियर हो गया। तो यहां पर अगर आप देखें तो इस तरीके से हम लोग A वेक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन ये सब करने की जरूरत है नहीं। हमने एक बार आपको डेरिवेशन बता दिया, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। मान लिया कुछ भी ऐसे बना दिया और उसमें पूछ लिया कि ये वेक्टर किसके बराबर होगा, ऐसे ना पूछकर उसने अलग अलग कुछ नेमिंग कर दिया, कोई भी ट्रायंगल उसमें ले लिया, उसमें पूछ दिया गया, तो आपको एक बार समझा दिया गया कि कैसे हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते हैं। ये दोनों पैरेलल वेक्टर थे, तो जो वेक्टर ये था वही वेक्टर ये होगा। थोड़ा सा एक बार समझ में आ गया चीज। बाकी डायरेक्टली यहां पर देखेंगे कि अगर x y z तीनों कंपोनेंट हैं तो वेक्टर हो जाएगा AXI प्लस AYJ प्लस AZ K कैप। इसका भी मैग्नीट्यूड वैसे लिखेंगे, अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड A इज इक्वल टू रूट, क्या लिखेंगे, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। नोट कर लो इसे। नोट कर लिया आपने। अब यहां पर ये बात तो बड़ी इजीली आपको समझ में आ जाती है यहां पर, कि उससे हमें कोई ज्यादा लेना देना रहा नहीं। हमने देखा तीनों कंपोनेंट थे, ऐसे वेक्टर लिख देंगे, ऐसे मैग्नीट्यूड लिख देंगे, यहां पर काम खत्म हो गया। प्रॉब्लम होती है अल्फा बीटा और गामा की। पीछे जो आपको अभी बताया गया उसमें भी अल्फा बीटा समझ, यानी कि वो थीटा और पाई जो हमने लिया था उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो 2 डायमेंशनल वेक्टर में था। उसमें यहां पर जैसे अभी आपको बताया गया था, तो इसमें हमें डायरेक्ट दिख रहा था ना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहां से हमने लिख लिया tan थीटा इज इक्वल टू AY अपान x। लेकिन जब आप यहां लिखते हैं तो यहां पर अगर आपसे कहा जाए tan अल्फा बताओ, तो पहली बात आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं समझ में आएगा इसमें कौन सा है। अब जैसे वो अल्फा निकालने को कह रहा, तो ये A हो गया और ये AX हो गया, यहां AX लिख दिया गया, ये AX हो गया, ठीक है, ये AX हो गया यहां पर, तो ये A है और ये AX है। अब ये हम यहां से ऐसे मिलाएं तो वो एक ट्रायंगल बनेगा और वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जाकर। लेकिन आपको वो राइट एंगल ट्रायंगल इसमें दिखेगा ही नहीं। दिख रहा है कहीं आपको, अगर ऐसे यहां पर मिलाकर दिखाया जाए तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल तो दिखेगा नहीं, तो वो आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि इमेजिन ही कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमारी सबको देखने की आदत पड़ चुकी है।
तो हम लोग यहाँ पर इमेजिन उसे कर नहीं पाते हैं और उससे वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मान लिया एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अब एग्जाम में उसने ऐसे दे दिया और आपसे कहा कि इसका एंगल आपको बताना है, इस वेक्टर ए का एंगल बताना है एक्स डायरेक्शन से, तो आपको एक्स डायरेक्शन से इसका एंगल बताना है। अब आप या तो बैठ के वहां डायग्राम बनाओ, तो अब इतना तो टाइम होता नहीं कि डायग्राम ना, फिर डायग्राम मान लो गिरते पड़ते बना भी लिया तो इमेजिन कैसे करोगे, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो हम उस चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं कि हम यहाँ पर ट्रायंगल आपको दिखाएं फिर वहां से हम सॉल्व करके बताएं। हम लोग आते हैं पीछे। यहां पर अभी हमने आपको तरीका क्या बताया था कि जब आप कोई भी एंगल लिखते हैं किसी भी एक्सिस से, जैसे एक्स एक्सिस से आपने एंगल लिखा, तो आपको क्या बताया गया, एक्स कंपोनेंट को नीचे और बचे हुए मैग्नीट्यूड ऊपर। बस हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इससे आपको फार्मूला भी रटना नहीं पड़ेगा। आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, जिधर से एंगल निकालना है उसको नीचे और बचे हुए का मैग्नीट्यूड ऊपर। अब आप आओ यहां पर, जो हमें लिखना है, तो जैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला वेक्टर तो लिखा ही हुआ है ना, तो मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं यहां पर कि जो ए वेक्टर है इसको हमने लिख दिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, अब हमें लिखना है यहां पर tan अल्फा। ठीक है, tan अल्फा हमें लिखना है यहां पर। तो ये जो tan अल्फा है पहले देख लो एक बार, फिर बाद में लिख लेना tan अल्फा। तो आपसे क्या कहा गया, जिधर से एंगल लिखना है, ठीक है, उसको रखेंगे हम नीचे। तो अल्फा का मतलब एक्स एक्सिस से, तो ए एक्स को नीचे रखेंगे, बचे हुए का मैग्नीट्यूड, ये नीचे आ गया, बचे हुए का मैग्नीट्यूड रखेंगे ऊपर। तो क्या रखेंगे, दो चीजें में सुनाई पड़ी, ए वाई प्लस ए जेड भी बोल रहे हैं, रूट ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बचा हुआ जो है वो टू डायमेंशनल वेक्टर है ना, जे और के दो डायमेंशंस है ना, तो दो डायमेंशंस में अभी हम लोगों ने पीछे, यही तो हम तुम्हें समझा रहे थे कि उसको रटो नहीं, उसको समझो कि क्या बताया गया। दो डायमेंशंस का जब वेक्टर लिखते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड ए एक्स प्लस ए वाई थोड़े लिखा था, क्या लिखा था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर जब आपको एंगल लिखना है, ये बचे हुए का मैग्नीट्यूड, तो बचा ए वाई और ए जेड है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ए वाई प्लस ए जेड नहीं होगा, बल्कि उसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट हो गया यहां पर, और इसी से हम एंगल निकाल लेंगे, लेकिन इसे हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने ये, हमें इसे कैसे याद करना है, जैसे भी बताएगा, जिधर से एंगल निकालना हो उसको नीचे और बचे हुए का मैग्नीट्यूड ऊपर। याद रहेगा ना याद रहे तो लिख लो, हम ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि बाद में कुछ लोग आते हैं सर वो बताया था जिधर बचे, तो वो जिधर वो बचे हम एक ही साथ अलग अलग लिख देते हैं। जिधर से हिंदी में लिखते हैं बढ़िया से, एंगल निकालना हो, निकालना, जिधर से एंगल निकालना हो वो इधर, और ऊपर ये जो लिखा गया है ये क्या है, बचे हुए का मैग्नीट्यूड। बचे हुए का मैग्नीट्यूड। अब आप देख लो पहले यहां पर, फिर लिखना आराम से। यहां पर देखो, जैसे अगर आप यहां पर लिख रहे हैं tan बीटा, तो tan बीटा बताओ जरा क्या लिखोगे, पहले नीचे लिखेंगे जिधर से एंगल निकालना हो, ए वाई लिखेंगे नीचे, और बचा क्या, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, वो ऊपर लिख देंगे यहां पर रूट के अंदर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan बीटा, और फिर इसी तरह से आपको लिखना है tan गामा। गामा किधर है, जेड से, तो ए जेड को रखेंगे नीचे, जिधर से एंगल निकालना उसको नीचे, बचा क्या, एक्स और वाई। तो अगर एक्स और वाई बच रहा है तो हम यहां क्या लिखेंगे, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। तो अगर आप ये पॉइंट याद रखोगे कि जिधर से एंगल निकालना उसको नीचे, बचे हुए का मैग्नीट्यूड ऊपर, तो आपको कोई फार्मूला रटने की जरूरत ही नहीं। आपने बस ये देखा, जो भी आपसे कहते एक्स एक्सिस से, वाई से या जेड से,
जिधर से कहे उसको नीचे रखो, बचा हुआ जो है उसका मैग्नीट्यूड ऊपर रख दो, वहीं से आपको अल्फा या बीटा या गामा जो भी चाहिए वो मिल जाएगा।